ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। बाबा जी को शत शत नमन और कृतज्ञता। योगेश भैया जी के प्रति आदर भाव। आज के इस मंगल बेला में मानवीय शिक्षण शोध संस्थान अंतर्गत परिवार सहज अभ्यास केंद्रित 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन में आप सभी का परिवारजनों के साथ बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ जुड़ी है अनीता दीदी जी। दीदी, आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम के बारे में आपको अवगत कराना चाहेंगे। यह पठन कार्यक्रम पिछले 5 माह से शुरू है। इसमें 100 से अधिक लोग जुड़े हैं और सभी अध्ययनार्थियों को लगभग 6 ग्रुप्स में विभाजित करके शाम के सत्र में पुस्तक वाङ्मय का पठन कार्यक्रम शुरू है। इस रात्रकालीन पठन में अभी तक विकल्प, अध्ययन बिंदु तथा जीवन विद्या एक परिचय, इन पुस्तकों का पठन हो चुका है और सुबह के सत्र में विकल्प, अध्ययन बिंदु, जीवन विद्या एक परिचय, मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन, इन पुस्तक परिचय के साथ सारांश रूप में हम मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं ताकि सभी अध्ययनार्थियों को पुस्तक पठन में सुलभता हो। बस इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सप्ताह में हम समाधानात्मक भौतिकवाद इस पुस्तक के विस्तृत वाचन के पूर्व तैयारी हेतु आपसे आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। तो दीदी, आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने परिचय के साथ अपनी प्रस्तुति रखें। आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद वैशाली बहन जी, धन्यवाद खूब खूब। सभी को नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर सार्थक प्रयास है ना। मेरा नाम अनीता शाह, रायपुर से। मुझे दर्शन से जुड़े, वैसे तो देखा जाए तो बाबा जी के सानिध्य में तो 20-22 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं दर्शन को पूरी तरह से समझना कब शुरू की, तो 2007 के बाद ना। उसके पहले मैं विपश्यना से जुड़ी हुई थी और बच्चों के आनापान ध्यान के लिए इगतपुरी से शिक्षक के रूप में नियुक्त थी। पर इसी बीच बाबा जी का आना होता था अंजनी भैया के कारण। तो धीरे धीरे मतलब बाबा जी की जो बातें थी, है ना, जो मतलब
कोई उनसे कुछ पूछ रहा है तो उनके जो जवाब होते थे वो मेरे को बहुत ज्यादा आकर्षित किए। और धीरे धीरे मेरा मन होता था कि बस मैं बैठूं और उनको सुनूं, जबकि विपश्यना करती थी और कराती थी। पर फिर वो जो आंसर के कारण मेरा झुकाव हुआ और इस तरह से जीवन विद्या की तरफ मेरा रुख हुआ। विपश्यना से मेरे को किसी प्रकार का अ, ऐसा था कि नहीं, वहां कुछ नहीं मिल रहा है, या ऐसा कुछ भी किसी प्रकार के विरोध से मैं शिफ्ट नहीं हुई। वहां से भी जो मिला उसके लिए भी मैं बहुत कृतज्ञ होती हूँ, है ना। और ऐसा मानती हूँ कि ये सब आधार ही बने हैं मेरे को बाबा जी की बात को, इस दर्शन को समझने के लिए। तो अपनी परंपरा में जो भी मुझे मेरे माता पिता से मिला, है ना, चाहे गायत्री परिवार से जुड़े थे तब मिला, या फिर तो उन सब के प्रति कृतज्ञता को स्मरण करते हुए अ, आगे इस दर्शन को समझने में लगी हुई हूँ। और ये एक सुंदर बात है कि इतने वर्षों बाद भी ना समझना उत्सवित कर रहा है ना। मतलब आज अगर मुझे बोला गया है कि मैं इस बात को रखूं, पर लेकिन मैं समझने के अर्थ में ही प्रस्तुत हूँ। आप लोग के कारण समाधानात्मक भौतिकवाद को, है ना, एक बार फिर से उस रूप में मैं पठन की कि मैं कैसे इसका सार निकालूं। हालांकि मैं अगर बताऊं तो मेरे को लगता है कि शायद ये पूरा दर्शन, पूरे अस्तित्व की जो समझ हमको दी जा रही है, वो अगर 14 बुक में लिखी गई तो वो सार ही है ना। उसकी हर लाइन, हर पाठ, हर बुक जब अपन पढ़ने जाते हैं तो लगता है इससे सरल हो नहीं सकता कुछ, है ना। तो उसको और सरल करने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती है ना। जब मैं 6 महीने का अध्ययन की थी तब मुझे ये रियलाइज हुआ था कि कितनी करुणा से लिखा गया है। मतलब जैसे एक होता है ना कि कैसे सहजता से पच जाए, है ना, पूरी मानव जाति को। तो इतना सुंदर, इतना स्पष्ट, क्रमबद्ध लिखा गया है पूरे दर्शन को कि मुझे लगता है कि आप लोग जब पूरा पठन करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत सरल है ना। इसको सार करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको और सरल करने की मतलब हो ही नहीं सकता, और इससे सरल हो नहीं सकता। तो इस आप सबको अपने इस विश्वास के साथ मैं आज अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगी, पर बहुत न्याय नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे भी पता है, क्योंकि मैं कभी भी किसी बुक को का सार रूप में प्रस्तुत नहीं की हूँ आज तक, है ना। ये मेरा पहला अवसर होगा। अ, इसलिए ये बात बताना चाहूंगी कि आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस एक्चुअल में वो पूरे दर्शन को सार रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तो खूब बढ़िया से अपन कोशिश करते हैं। तो दर्शन से जुड़ाव, उसके बाद बाबा जी के मार्गदर्शन में चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हम लोग किए 2011 में। तो अभी बच्चों के साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा में प्रयोग अभ्यास करते करते दर्शन के प्रति और अधिक, है ना, और अधिक जिज्ञासाएं बढ़ती ही जा रही है। और लग रहा है कि वाकई में क्या चीज हम लोग को मिली है। तो अपने उत्साह को मैं देख पाती हूँ, अपने विश्वास को देख पाती हूँ, है ना। भले अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लक्ष्य को पा गए, कि प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, लेकिन अपनी अंदर की स्थिति को देखते हुए लगता है कि आज नहीं तो कल प्रमाण रूप में भी प्रस्तुत कर पाएंगे, है ना। तो खूब खुशहाली के साथ, उत्साह के साथ, जितनी मेरे में समझ है, जितनी मेरी योग्यता है, अपने आप को पूरी ईमानदारी से आप लोग के सामने रखूंगी, है ना। और इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। बाकी बीच में कुछ बातें और हो ही जाएंगी इसी क्रम में। तो
ठीक है वैशाली दीदी, मैं बात को रखूं, जी दीदी, बिल्कुल। है ना? जी। हाँ, इस बीच यदि आप लोग को कुछ इसका कैसा रखें कि पहले मैं रखूं, फिर अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो शिवरार्थियों को, वैशाली दीदी, दीदी, आप रख सकते हैं। है ना? जी। चलिए, मैं अपनी बात को रखती हूँ, फिर आप लोग की कोई भी यदि जिज्ञासा होगी तो फिर अपन आपस में उसको वो करेंगे, बात करेंगे। जी। बढ़िया, है ना? समाधानात्मक भौतिकवाद, जैसा कि नाम को यदि हम देखते हैं, है ना, तो समाधानात्मक भौतिकवाद एक अस्तित्व सहज सहअस्तित्व रूपी तथ्यों को की एक अभिव्यक्ति है ना? तो समाधानात्मक भौतिकवाद, इस दोनों शब्दों में जब हम देखते हैं, तो जब हम समाधान को देखते हैं तो ये, क्योंकि आप सब दर्शन का सार पढ़ चुके हैं, विकल्प और अध्ययन बिंदु, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप लोग का काफी बेस बना हुआ है ना? तो समाधान जब हम बोलते हैं तो वो सीधा सीधा समझ में आता है कि मानव से जुड़ी हुई बात है ना? क्योंकि समझने वाला मानव है। और जब हम भौतिकवाद की बात करते हैं तो ये शेष प्रकृति की बात है। तो जैसा कि नाम से ही हमको स्पष्ट होता है कि समाधानात्मक भौतिकवाद, है ना, मतलब जिस भौतिकवाद के मूल में समाधान है, तो समाधान के अर्थ में मतलब ज्ञान और विवेक के अर्थ में विज्ञान को समझना, ठीक है ना? जैसे एक शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अ, अध्ययन की जो बात है, तो ऐसा भी हम इसको देख सकते हैं, है ना, कि बिना समाधान के भौतिकवाद अपने आप में पूरा नहीं पड़ता है। तो इसका जो प्राकथन्य है उसमें यही बात कही गई है ना, कि ये एक संवाद है ना? और मानव हमेशा से स्वयं से स्वयं के लिए तर्क करता ही आया है, अपनी पूर्णता को पाने के लिए, है ना? और शेष प्रकृति का निरीक्षण परीक्षण भी सर्वेक्षण का विश्लेषण करता ही आया है, क्योंकि सब कुछ को समझना उसकी अ, मतलब जो हम बोलते हैं कि हर मानव में जिज्ञासा है, हर मानव में कौतूहल के रूप में हमको जो दिखाई देता है, तो ये समझने के अर्थ में ही है कि मैं पूर्णता को समझ जाऊं, तो वो तर्क स्वयं में होता ही रहता है। तो ये भी एक प्रकार का संवाद ही है ना? प्रयोजन, अ, अगर हम देखें तो कि प्रयोजन के अर्थ में तर्क, अब अगर हम कोई तर्क कर रहे हैं तो प्रयोजन है उसका। तो हजारों सालों से मानव किसी भी दर्शन, विचार, शास्त्र, विधाओं में अपने आप को संप्रेषित करने का पूरा प्रयास करता ही आया है ना? और ये जो समाधानात्मक भौतिकवाद का जो नामकरण है, अगर हम देखें तो ये मानव को सहज स्वीकार है ना? यदि हम किसी को भी ये बोलते हैं कि समाधानात्मक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, है ना? तो ये एक सहज स्वीकृति है। अगर इसका आप वो भी कर सकते हैं तो अभी तक जो मानव को मिला है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ना? मतलब द्वंद्वात्मक को जब हम द्वंद्व को देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष की बात है वहां पर। तो विज्ञान के रूप में यदि आज अपने सामने कोई चीज आई है तो वो इसी रूप में आई है कि जैसे अ, अपने विकास के लिए संघर्ष है ना? मतलब संघर्ष है, द्वंद है, बाह्य विरोध है, अंतर विरोध है, ऐसी बहुत सारी चीजें। इसको हमने अब बहुत ऐसा माना कि इसी से हमारा विकास होगा, है ना? क्योंकि शिक्षा में विज्ञान के रूप में यही आया, द्वंदात्मक अ, विज्ञान को जो
शिक्षा में लाया गया यंत्र प्रमाण के रूप में। इसका शायद आप लोग को भी सबको इस बात का अ, आप लोग सुने ही होंगे, है ना, कि जो परमाणु का अध्ययन किया गया है ना, वो आवेशित गति में किया गया। तो इसीलिए इस प्रकार से कि वहाँ संघर्ष है। जब हम बोल रहे हैं कि व्यवस्था की इकाई परमाणु है ना, सबसे अगर हमको व्यवस्था समझ में आएगी तो परमाणु में व्यवस्था समझ में आएगी। तो जब परमाणु को ही आवेशित करके अगर उसका अध्ययन किया गया और यह कहा गया कि यहाँ संघर्ष है ना, तो वही चीजें आगे बढ़ के, क्योंकि शिक्षा में विज्ञान आया और द्वंदात्मक भौतिकवाद आने से उसके पीछे पीछे फिर अपन बोल सकते हैं कि कामोन्मादी मनोविज्ञान, है ना, भोगोन्मादी समाजशास्त्र, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, ये सब इसी के आधार पर, द्वंदात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही ये सारी चीजें सर्जित होती गई। तो आज की जो अपन पूरा एक देख रहे हैं ना, अव्यवस्था है, तो अगर बहुत ध्यान देंगे तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चूंकि मानव शिक्षा के द्वारा ही, है ना, समझता है, तो ये जो शिक्षा में विज्ञान के रूप में जो चीज गई द्वंदात्मक भौतिकवाद के रूप में, उसके पीछे पीछे ही बाकी सारी चीजों को भी आज की मानसिकता के रूप में अपन अध्ययन कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं इन चीजों का निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण हो ही सकता है। और इन्हीं में हम इसी द्वंदात्मक जंगल में हम मूल्य, चरित्र, नैतिकता को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जो असंभव है। इसीलिए इसको एक विकल्प भी बोला गया। मतलब आप द्वंदात्मक जो ये वातावरण है अभी आज का, अव्यवस्था है और भोग, अतिभोग, है ना, शोषण, विरोध, इसमें यदि हम सोचेंगे कि हम कुछ थोड़ा बेहतर कर लें और मूल्य, चरित्र, नैतिकता को स्थापित कर दें, तो ये संभव ही नहीं है ना? तो इसीलिए इस पूरे दर्शन को एक विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। विकल्प का अर्थ ही है कि हमको मूल को समझना होगा, है ना। आज जो चल रहा है उसको थोड़ा सा सुधार करके आप कुछ बेहतर नहीं बना पाएंगे। मूल को समझकर मूल में ही एक संक्रमण होने की जरूरत है कि कहाँ से ये चीज जो आधा अधूरा है ना, जो एक्चुअल में अस्तित्व सहज नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में संघर्ष नहीं है, इसलिए द्वंदात्मक भौतिकवाद अस्तित्व सहज नहीं है, अस्तित्व में व्यवस्था है। तो हमको व्यवस्था को समझना होगा। अगर हमको इसको मूल में, हमको अपने आप में, मानसिकता में अगर संक्रमण करना है, जिसको अपन चेतना विकास भी बोलते हैं, तो हमको अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसको समझना होगा। तो समाधानात्मक भौतिकवाद अस्तित्व में व्यवस्था की प्रस्तुति है ना। तो इससे जो चीज हमको समझ में आएगी, है ना, विचारों में समाधान के रूप में, तो उसके बाद ही अपन पूरी व्यवस्था को समझ भी पाएंगे और वैसा जी भी पाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर पूरे उससे रखा गया है कि अस्तित्व में व्यवस्था क्या है ना, और व्यवस्था नहीं समझ में आती है तो मानव का जीना कैसा हो रहा है। और ये बहुत सोचने में आता ही है कि ये कैसे कि संघर्ष को ही, मतलब हमारे अगर बाह्य विरोध है कोई, है ना, और जब हम उसको अ, ठीक कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, है ना। वैसे ही अंतर विरोध है, तो जब तक अंतर विरोध नहीं होगा, जब तक कोई घुटन नहीं होगी, जब तक कोई समस्या नहीं होगी, तब तक समाधान के लिए सोचना ही नहीं है। मतलब ये द्वंदात्मक भौतिकवाद का जो आज हम देख रहे हैं परिणाम, वो ये हो गया है कि जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है हम अकर्मण्य है ना। मतलब संघर्ष है तो हमारे में गति है। अगर मैं अंतर विरोध के साथ हूं तो मेरे अंदर कुछ ढूंढने की, कुछ सोचने की, कुछ समझने की आवश्यकता महसूस होती है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बस ठीक चल रहा है,
तो अब जब पूरे दर्शन को समझ रहे हैं तो लगता है वाकई में ऐसा ही था, है ना? कि अगर सब ठीक चल रहा है तो सोचने की ही जरूरत नहीं है। मतलब हमारी जानने की क्रिया ही एक प्रकार से सुप्त जैसी, और जैसे ही कोई समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, उस समय हमको लगता है कि हाँ, अब हमको सोचना है, अब हमको इससे बाहर निकलना है। और बाहर निकल जाते हैं तो लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ये इसकी जगह क्यों ना अस्तित्व में व्यवस्था को समझ लिया जाए, है ना? अस्तित्व में व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था को जब हम समझते हैं, हमारे पास क्यों और कैसे का उत्तर हो, तो इस प्रकार से जब अपन चलते हैं तो स्वयं में व्यवस्था और एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। तो द्वंदात्मक जो भौतिकवाद है, जिसको अपन पहला पाठ है समाधान और द्वंद, उसमें इसी बात को रखा गया है ना? समीक्षा है। अगर हम देखेंगे तो समाधानात्मक भौतिकवाद में शुरू के 2 पाठ में समीक्षा के साथ बात को रखा गया है, और तीसरे पाठ में समाधानात्मक भौतिकवाद की अभिव्यक्ति है ना? तो समीक्षा भी अ, इसी बात में, जो अभी मैं भी बता रही हूँ, वो समीक्षा के रूप में ही बता रही हूँ चीजें। मैं अपनी बात को समझा पा रही हूँ क्या वैशाली दीदी? एक बार हेलो। जी दीदी। जी दीदी, जी दीदी। मेरी बात जा रही है ना? मतलब आवाज और वो सब चीजें ठीक जा रही है? हाँ दीदी, बढ़िया से। बढ़िया, है ना? बीच में अगर कुछ भी हो तो बताइएगा, जी, बिल्कुल दीदी। है ना? तो अब ना समाधान के प्रकाश में अगर भौतिकवाद को समझना है, तो भौतिकवाद का आशय शेष प्रकृति के साथ हमको कैसे जीना है ना? शेष प्रकृति के साथ कैसे जीना है, अगर ये समझ में आता है तो इसको जानने के लिए इनकी व्यवस्था क्या है, इसको देखना होगा, है ना? मतलब समाधान और द्वंद पहले पाठ का जो वो सार है कि यदि हमको शेष प्रकृति के साथ जीना है तो शेष प्रकृति को समझना होगा, इसमें क्या व्यवस्था है इसे समझना होगा, है ना? और क्यों समझना है अगर हम देखते हैं तो चूंकि अपन ये देख ही पाते हैं कि प्रत्येक मानव का लक्ष्य है कि वो निरंतर सुखी हो, है ना? तो निरंतर सुखी के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व अपनी आवश्यकता से अधिक श्रम पूर्वक को प्राप्त कर पाए, और शेष प्रकृति के साथ जीने में पूरकता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। तो मानव लक्ष्य के रूप में भी अगर अपन देखते हैं तो समाधान, है ना? समाधान के बाद समृद्धि की बात है। आप बिना समाधान के शेष प्रकृति के साथ कितना भी अच्छा कर लो, है ना? पर हम निरंतरता में वहां नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे, जैसे ये बात बाबा जी बार बार ध्यान दिलाते थे। कई बार ऐसा होता था कि हम अध्ययन करने को साइड में करके, है ना, सोचते थे कि पहले हम अपने स्वावलंबन के लिए कुछ करें, है ना? स्वावलंबन के लिए करना बहुत पहले आवश्यक है। पर ये बात बार बार बाबा जी ध्यान दिलाते थे कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक आपका स्वावलंबन भी पूरा नहीं होगा, है ना? काम कर लेना स्वावलंबन नहीं है ना? बहुत सारी वस्तुओं का इकट्ठा हो जाना समृद्धि नहीं है, ठीक है ना? तो ये समाधान से जुड़ा हुआ शब्द है समृद्धि। तो शेष प्रकृति के साथ भी जब हम जीने जाएंगे तो उसको समझे बिना आप कितना भी नियम से उत्पादन कर लो, ठीक है ना, लेकिन वो तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति का आधार समाधान है। ये बात बहुत अच्छे से हमारे अंदर स्पष्ट होने की जरूरत है। नहीं तो कई बार लगता है कि हमने अपनी आवश्यकताओं को भी देख लिया है, तो सीमित कर लेना आवश्यकताओं को देखना नहीं होता है ना? मतलब हम अपने आप को बस इतने में समेट ले, ये भी समृद्धि की कोई बात नहीं है यहाँ भी। तो बहुत अच्छे से ये स्पष्ट होने की जरूरत है कि मानव लक्ष्य के रूप में भी जब हम इस बात को देखते हैं तो समाधानात्मक भौतिकवाद को, तो कि समाधान के बाद ही समृद्धि है। तो इस प्रकार से
प्रकृति के अध्ययन की आवश्यकता अपने को महसूस होती है एक मानव लक्ष्य के रूप में भी, मानव लक्ष्य के आधार पर भी। तो समग्र व्यवस्था के साथ जब अपनी भागीदारी के निर्वाह के रूप में अपन इस बात को देख सकते हैं, है ना? क्यों देख सकते हैं? क्योंकि अब अपन देखेंगे कि एक्चुअल में ये सारी जो शेष प्रकृति में व्यवस्था है, ये भी इसी रूप में है। स्वयं में व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। तो अ, पूरे परिप्रेक्ष्य इस पूरी बात में यदि हम देखने जाते हैं तो व्यापक में संपृक्त प्रकृति, प्रकृति में 4 अवस्थाएँ, है ना? निश्चित ही ये सारी बात आप लोग बार-बार पढ़े होंगे, बार-बार इसको समझे भी होंगे, और मुझे भी अब ये सही लगता है, जैसा बाबा जी ने हम लोग जब 6 महीने का अध्ययन शुरू किए थे, सबसे पहला जब ये शुरुआत हुई थी तो बाबा जी ने कहा था कि बेटा हर बुक को 4-4 बार पढ़ो, है ना? तो 4-4 बार पढ़ने से हुआ ये कि एक्चुअल में तो अब दर्शन तो खाली 4 लाइन में ही बाबा जी ने सबसे पहले कहा था, है ना? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। इसी को पूरा फैलाया गया है, चारों दर्शन में, वाद में, शास्त्र में, है ना? इसी का फैलाव है। तो बात उतनी ही है, लेकिन ये अलग-अलग संदर्भ में, अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में रखी गई है। और बात वही है कि व्यापक में संपृक्त प्रकृति का अध्ययन, है ना? तो प्रकृति में 4 अवस्थाएँ हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो जब अपन इन 3 अवस्थाओं में देखते हैं, शेष प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में आप यहाँ पर एक व्यवस्था दिखाई देती है और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, है ना? ये तो इतना तो हम जीवन विद्या के परिचय शिविर में ही इस बात को बहुत अच्छे से अपने अंदर ये रियलाइज हो जाती है ये चीजें, जिस तरह की व्यवस्था को शिविरों में रखा जाता है कि कैसे पदार्थ अवस्था का जो विकास क्रम है ना? तो पदार्थ अवस्था के विकास क्रम में शुरू से ही अगर अपन देखते हैं तो एक तो भाषा का चयन इतना सुंदर है कि हमको उस भाषा में ही व्यवस्था दिखाई देने लगती है। मतलब मेरे को ये जो बाबा जी की जो भाषा होती थी समझाने की, कि अंश रैंडमली घूम रहे हैं, लेकिन रैंडमली भी वो किसी एक व्यवस्था से जुड़ने के लिए, है ना? तो जैसे ही एक अंश दूसरे अंश के साथ अपने संबंध को पहचानता है, वो व्यवस्था में आ जाता है। तो परमाणु परमाणु के साथ, है ना, एक व्यवस्था में आने के अर्थ में अनुरचना और ऐसे सारे ग्रह गोल, है ना, सब एक दूसरे के साथ व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचाने हुए हैं। ये बात जब एक बार दिखाई देती है ना, भले अभी स्थूल अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही दिखाई देती हो, लेकिन देखने मात्र से ही लगता है ये बात तो कितनी सुंदर है। तो यदि तीनों शेष प्रकृति में अपन तीनों अवस्थाओं को देखें, तो ये स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करती हुई अपने को दिखाई देती है ना? तो जब हम पदार्थ अवस्था को देख रहे हैं, तो वो बने रहने के अर्थ में पूरक है ना? और इसीलिए उसको एक नाम दिया गया परिणामानुषंगी, है ना? कि परिणाम के आधार पर हम उसको पहचान पाते हैं। वहीं उसके साथ प्राणावस्था है, जो बीज वृक्ष न्याय बीजानुसंगी है, ये भी हम पहचान पाते हैं, है ना? इसका भी अध्ययन हुआ ही है और अपन देख भी पाते हैं। तो वैसे ही जीवावस्था है, जो अपने आहार विहार जीने के अर्थ में वंशानुसंगीय है। तो ये इन सब की जो आपस में एक वातावरण बना है, एक अनुकूल वातावरण, एक नैसर्गिक वातावरण आपस में एक दूसरे के पूरकता के अर्थ में, तो इसमें ही ये समृद्ध हो रहे हैं, है ना? क्योंकि सब एक दूसरे के लिए वातावरण बना रहे हैं, अनुकूल कर रहे हैं वातावरण को। मतलब ये कितनी सुंदर बात है। पहली बार जब मैं जीवन विद्या शिविर की थी, जो जो चीज मेरे को आज भी बोलना अच्छा लगता है ना? जो मेरे को उस पहले शिविर में मेरे को जो 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 चीजें सुंदर लगी थी, एक तो यही कि जब अस्तित्व दर्शन को पढ़ाया जा रहा था, तो कैसे अ,
मतलब व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, अंश से लेकर परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से अनुरचना तक की जो एक पूरी बात बोली गई थी, वो बहुत सुंदर लगी थी। दूसरी की पदार्थावस्था जब अपनी पूरी तरह से विकसित हो जाती है ना? तो उसके बाद प्राणावस्था का अवतरण, प्रकटन। तो ये कितनी सुंदर बात है कि जो भी पहले अवस्थाएं हैं वो पहले उस वातावरण को तैयार करती हैं, तब फिर अगली अवस्था का प्रकटन होता है। और प्राणावस्था पूरे धरती, पानी, इन सब के जो नमी, ताप, दाब के संयोग से उसमें उस काई का अस्तित्व क्या रहा होगा, है ना? लेकिन कैसे सब पूरक होके उसको समृद्ध करते हैं और हम प्राणावस्था के रूप में आज उसको देख पाते हैं। वैसे ही पदार्थावस्था और प्राणावस्था के अनुकूल वातावरण देने से जीवावस्था का प्रकटन होना और इतना आज एक परंपरा के रूप में बनना। वहीं जब हम चौथी ज्ञानावस्था को देखते हैं, अब यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ द्वंद्व और शिकायत, विरोध शुरू हुआ, तो उसको अपन उससे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे शिक्षा में द्वंदात्मक भौतिकवाद विज्ञान के रूप में पढ़ाया गया, है ना, यंत्र प्रमाण के रूप में पढ़ाया गया, उसका जो उसके कारण जो ये चीजें और बढ़ती गई, है ना। शुरू से ही है संघर्ष। अगर हम अब आगे के अध्याय में देखेंगे, जब इतिहास देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि शुरू में संघर्ष नहीं था। मानव जाति सुदूर विगत से संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ी है, लेकिन विज्ञान, द्वंदात्मक विज्ञान को जब शिक्षा में डाला गया तो ये जैसे स्वीकार हो गया, मानव का जैसे संघर्ष ही स्वीकार हो गया। मतलब ये जो घटना घट गई ना, ये मानव जाति के लिए वांछित घटना नहीं थी, है ना, कि भाई मानव को संघर्ष स्वीकार हो गया और उनको भी ये लगने लगा कि संघर्ष के बिना हमारी आगे विकास नहीं है। तो मानव को जब अपन देखने जाते हैं ना, तो वहां पर शिकायत, विरोध आपस में, है ना, और भोग, अति भोग, शेष प्रकृति का शोषण, दोहन, तो ये चीजें अपने को दिखाई दे रही है। तो मानव में व्यवस्था की समझ अर्थात समाधान का होना आवश्यक है। यहाँ पर अब अपन पहुंच रहे हैं कि जब तीनों अवस्थाएं व्यवस्था में है, तो निश्चित ही अस्तित्व में मानव के जीने की भी व्यवस्था है ना। मानव भी एक व्यवस्था की इकाई है, तो उसका भी अपना एक निश्चित आचरण होने की हमारे अंदर एक अनुमान लगता ही है ना। तो स्वीकार होती ही है ये बात जब हम बाकी तीनों अवस्थाओं को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी सारा निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण कर लेते हैं, है ना, विश्लेषण के आधार पर, तो ये अनुमान बनता ही है कि निश्चित ही मानव के लिए भी एक व्यवस्था होगी फिर तो। तब फिर जैसा कि आप लोग मानव व्यवहार दर्शन, है ना, पढ़े ही हैं, तो मानव के धर्म के रूप में ये बात इस दर्शन में बहुत अच्छे से स्पष्ट कर पाते हैं अपन, स्वयं में स्वयं से जांचते हुए कि प्रत्येक मानव निरंतर सुखी होना चाहता है ना, और ये चाहना हमको दिखाई देती है। और निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए समाधान का होना आवश्यक है। तो समाधान का अर्थ इतना ही है कि व्यवस्था को समझना, है ना, मतलब जो भी चीज मेरे आसपास है, मेरे चारों तरफ है, उसको मैं समझ जाऊं, तो वो समझना ही समाधान है। और समाधान के आधार पर ही सुखी रहना हो पाता है। तो स्वयं को समझना, तो समझने की वस्तु क्या है? स्वयं को समझना, जिसको हम जीवन ज्ञान बोल रहे हैं। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, पूरे अस्तित्व को समझना, और स्वयं को समझकर, अस्तित्व को समझकर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना, है ना। मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, तो मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान का मतलब ही है स्वयं में व्यवस्था, है ना। और स्वयं में व्यवस्था कब आएगी? जब जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान। तो इसके बाद मानवीयता पूर्ण आचरण ही स्वयं में व्यवस्था है मानव की,
जिसको हम बोले कि अस्तित्व में मानव की भी व्यवस्था होगी। जब शेष प्रकृति की है तो मानव की कैसे नहीं होगी? तो मानव को यदि हम व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो मानवीयतापूर्ण आचरण, जैसे अपन बोलते हैं ना भी लोहा लोहत्व के साथ है ना? पशु पशुत्व के साथ है, तो फिर मानव मानवत्व के साथ ही व्यवस्था है। तो मानवीयतापूर्ण ज्ञान के रूप में मानव में व्यवस्था समझ में आई और इससे समझ में आया कि मुझे क्यों जीना और कैसे जीना। क्यों जीना, कैसे जीना, इसका उत्तर ही समाधान है और समाधान ही सुख है। तो ये जो समझने का काम है, ये शिक्षा संस्कार द्वारा हो पाता है मानव में और इसलिए मानव को संस्कारानुषंगी, है ना, बोला गया। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि पदार्थावस्था परिणामानुषंगी है, प्राणावस्था बीजानुषंगी है, जीवावस्था वंशानुषंगी है, तो मानव संस्कारानुषंगी है। हम सब समझ सकते हैं, है ना? मतलब प्रत्येक मानव समझना ही चाहता है। बस अब ये वस्तु प्रस्तुत हुई है तो हम समझ भी सकते हैं और समझ जाएंगे और उससे हम सुखी हो जाएंगे, समाधान को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो होगा क्या? समाधान संपन्न होने के लिए शिक्षा संस्कार की आवश्यकता और शिक्षा संस्कार से मानव में समाधान आना और उस समाधान को और दूसरे मानव तक संप्रेषित करना, है ना? मतलब इतनी स्पष्टता हमारे अ, आचरण में आना कि वो संप्रेषित हो जाए। तो इस प्रकार परंपरा का अगर हम बनना देख पाएंगे तो शिक्षा संस्कार के द्वारा मानव में व्यवस्था की परंपरा बनेगी और इस प्रकार से स्पष्टता बनेगी। तो मानव के अध्ययन की बात और धीरे धीरे अपन फिर ये देखेंगे कि यदि मानव में व्यवस्था समझ में आती है तो फिर मानवीय आचरण की स्पष्टता, मानवीय शिक्षा की स्पष्टता, मानव मानव के साथ जीने के लिए संविधान की स्पष्टता, है ना? तो अगर ये सब समझ में आने का जो मूल प्रयोजन है वो है कि कैसे मानवीयता पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, एक परंपरा में आ जाए। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मानव के आचरण का सुनिश्चित होने के लिए, है ना, मतलब हम अवतरित कर पाए दूसरे मानव में उस चीज को। हम सब जो पठन कर रहे हैं, हम सब जो अध्ययन कर रहे हैं, उसका ये लक्ष्य यही है कि कैसे मैं परिवार में प्रमाण प्रस्तुत कर पाऊं, कैसे मैं समाज में परिणाम प्रस्तुत कर पाऊं और कैसे प्रकृति में चारों अवस्थाएं संतुलन पूर्वक, है ना, निरंतरता में आ जाए। तो शिक्षा संस्कार को भी यदि हम देखते हैं तो मानव के लिए है पर समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है। इस दर्शन की सबसे सुंदर बात है कि आप कुछ भी समझोगे तो वो समग्र व्यवस्था में भागीदार के रूप में ही प्रमाणित होगी और अगर समग्र व्यवस्था को समझने जाते हो, जीने जाते हो तो सर्वशुभ खुद के लिए, है ना, स्वशुभ उसमें समाहित ही होता है। तो ये जो अविभाज्यता है ना, प्रकृति की चारों अवस्थाओं के बीच में अविभाज्यता, प्रकृति और व्यापक के बीच में, ये इस पूरे दर्शन की एक बहुत सुंदर चित्रण है। यहाँ से फिर रहस्य खत्म हो जाता है ना? अगर हमको ये दिखाई देने लगता है, अस्तित्व सह अस्तित्व है जिसको अपन बोल रहे हैं, है ना? मतलब अस्तित्व सह अस्तित्व है, यही तो है कि कैसे व्यापक में प्रकृति संपृक्त प्रकृति, प्रकृति की चारों अवस्थाएं जो स्वयं में व्यवस्था और एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में सजी हुई है। तो यदि मानव शिक्षा संस्कार के द्वारा अपने आचरण को प्राप्त पा लेता है ना, और उस आचरण को अवतरित भी कर देता है दूसरे मानव में, तो जैसे बाकी तीन अवस्थाएं एक परंपरा के रूप में हमको दिखाई दे रही है कि वो पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है ना? वैसे ही मानव भी अपने मानवीय आचरण के साथ एक परंपरा को स्थापित कर सकता है, इस पूरी बात को समझकर, है ना? तो कैसे मानव मानव के साथ न्यायपूर्वक जी पाए
और शेष प्रकृति के साथ नियम पूर्वक अपने कार्य को कर पाए। तो इसी बात को इस पूरे उसमें बताया गया है कि अ, शिक्षा संस्कार को अगर हम देखने जाएंगे तो कैसे मानव जन्म से, है ना, न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सत्यवक्ता है। मतलब हमको तो बस चीजों को देखना है कि अस्तित्व में क्या क्या व्यवस्था है। तो हम देखेंगे कि अगर शिक्षा संस्कार से मानव समझता है तो शिक्षा संस्कार की जिज्ञासा भी है उसमें, है ना। वो शुरू जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सत्यवक्ता है। तो परंपरा बनने का मतलब है कि कैसे हम उस बच्चे के अंदर न्याय की याचना से न्याय प्रदायी योग्यता तक उसको हम संक्रमित कर दें। कैसे सही कार्य व्यवहार करने की जो इच्छा है उसमें हम उनको समाधान समृद्धि तक ले जाए, सत्य बोध करा दे, सत्यवक्ता है तो इस प्रकार की ये सारी चीजें मानव के अध्ययन से जुड़ी हुई अगर हम देखते हैं तो वो समाधान के अर्थ में है ना। और जब द्वंद की बात करते हैं तो फिर वापस वहीं आ जाते हैं कि भौतिकता द्वंद पर आधारित है। विज्ञान का जो एक वो है कि संघर्ष ही विकास का आधार है। और जैसा मैं पहले बोली वो वापस एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि अभी भी ऐसा ही माना जाता है कि अंतर विरोध होने पर ही विकास है ना। बाह्य विरोध होने पर, समस्या होने पर उससे निकलने के संदर्भ में ही हम अपने आप को ये बता पाते हैं कि देखो हमने कुछ किया है। तो द्वंद यही है। अगर हम समाज इस पे बहुत ज्यादा बात करने की इसलिए मेरे को आवश्यकता नहीं लगती है कि समाधान यदि है तो समस्या नहीं है ना। ये जितना भी द्वंद है, विरोध है, संघर्ष है, ये इसलिए है क्योंकि समाधान नहीं मिला मानव जाति को। और समाधान का अर्थ ही है कि स्वयं को समझना, संपूर्णता को समझना और अपनी भागीदारी को जिम्मेदारी पूर्वक सुनिश्चित कर पाना। अगर ये मानव जाति कर लेती है तो अ, अपने आप ही वो समाधानात्मक ही हो जाएगी चीजें, है ना। जितनी भी समस्या है वो समाधान के अर्थ में सज जाएगी और एक अलग ही विकल्प खड़ा होगा, है ना। तो समीक्षा के रूप में इतना ही मेरे को लगता है इस पाठ का है कि अंतर विरोध को जो हम विकास मानते हैं वो नहीं, वो विकास नहीं है। बाह्य विरोध को जो अपना वैभव मानते हैं उससे पार पाना, तो ये मानव का वैभव नहीं है ना। ये बात अगर हमको पकड़ में आती है तो कभी भी समस्या या संघर्ष की प्रवृत्ति अगर हमारे में थोड़ी भी होगी तो उस संघर्ष को बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी ऊर्जा को समाधान की ओर लगाएं। मतलब ये एक बहुत अच्छी स्पष्टता बनती है कि अकर्मण्य नहीं होना है हमको। हमको सब चीजों को किसी के ऊपर भरोसे पे छोड़ना नहीं है। मानव को जिम्मेदारी लेनी है और समाधान को प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार से पूरी एक प्रथम अध्याय की बात है कि समाधान और द्वंद। तो द्वंद के लिए बस इतनी ही बात कि जो प्रस्तुत किया गया वैसी मानसिकता बन गई। तो मेरे को जीवन विद्या एक परिचय की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, उसमें 2 लाइन दी गई है कि मानव गलत नहीं है ना। बात अभी जो परंपरा में जो परोसा गया उसको जीवन वहन करते आया, है ना। तो इसमें मानव गलत नहीं है, हमको परंपरा को सही करने की जरूरत है। तो ये जो द्वंदात्मक, संघर्षात्मक, है ना, हर समय विरोध, इसमें जो हम विकास को देख रहे हैं ना, उसकी जगह समाधान की मानसिकता को स्थापित करने की आवश्यकता है। और उसी के लिए शायद हम सब लगे हुए हैं, है ना। तो अध्याय 2 में बस सारी समीक्षाएं ही हैं कि इतिहास को देखें तो क्या है। तो जंगल युग से शिला युग, धातु युग, आज विज्ञान युग तक, है ना। मतलब प्राकृतिक भय, पशुओं का भय, ये सब
अपन शुरू से देख रहे हैं वो अधिक था, अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो अभी जो सबसे अधिक भय है वो है अमानवीयता का। इसलिए भी हमको उम, समाधान की ओर जाना हमारी बाध्यता हो रही है ना? क्योंकि अभी हमको प्राकृतिक भय और पशुओं का भय इतना ज़्यादा नहीं है, पर मानव की अमानवीयता का भय अपनी चरम सीमा पर है ना? तो अब ये हमारी बाध्यता भी है, मतलब अब हम बहुत टाइम तक मेरी इच्छा हो तो मैं अध्ययन करूँ, मेरी इच्छा हो तो नहीं करूँ, है ना? एक समय बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि अब बाध्यता है, समझना ही होगा, है ना? नहीं तो जी नहीं पाएँगे। तो ये जो आज की स्थिति है, वो यही है। तो यही पूरी अपन बोलेंगे कि अ, इतिहास की समीक्षा के रूप में अपन देखें तो एक बाध्यता है अब समाधान तक जाना। उसी तरह से वैचारिक इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास इतिहास, है ना? तो इसको अपन देख सकते हैं कि समझ के आधार पर व्यवस्था है, जिसको हमने समाधान के रूप में पहचाना है ना? और जो भी अभी तक की यात्रा है मानव की, उसमें समीक्षा करने में इतना ही समझ आता है, चाहे वो आर्थिक समीक्षा हो, तो सुविधा संग्रह में ही अ, को ही हमने मुख्य माना और आज की स्थिति में तो पैसा, सुविधा भी नहीं। अब तो ऐसा हो गया कि बस पैसा, है ना? तो इस दर्शन ने पैसा प्रतीक है इस बात की वो किया है, क्योंकि सोच हो गई है कि पैसा होना चाहिए बस, है ना? जबकि पैसा धन नहीं है। ये बात की क्लैरिटी दर्शन करता है कि पैसा धन नहीं है ना? धन तो वो है जैसे जिससे आप अपने उसको पा सकते हो। तो ये खाली एक प्रतीक है। तो आर्थिक अगर अपन वो देखें तो उसका इतिहास यहीं आके पहुँचता है कि ये जो पैसा ही सब कुछ है ना? इससे हम कैसे अपने आप को शिफ्ट करें और उसके बहुत सारे वो भी अपने को अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे शिफ्ट तो राजनीतिक इतिहास में कैसे शक्ति केंद्रित शासन को भी अपन देख पा रहे हैं, है ना? कि भय प्रलोभन से आदमी को नियंत्रित करना, यही प्रवृत्ति मतलब आज अगर मानव जाति की जितनी भी प्रवृत्तियां अपन देख रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं ऐसे ही आई हैं। तो हर अ, इकाई स्वयं में व्यवस्था है, ये बात साथ-साथ में इसलिए जोड़ी गई है कि एक जगह समीक्षा है, साथ में समाधान है। तो मेरे को लगता है कि समीक्षा के रूप में तो शायद आप सब भी इस बात को बहुत बढ़िया से देख ही पाए होंगे, है ना? चाहे अपन धार्मिक समीक्षा करते हैं तो क्या है धार्मिक, है ना? मतलब अभी तक अपन देखेंगे तो कोई ना कोई कुछ प्रतीक, है ना? कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित है, जबकि सही अर्थ में अगर मानव का को निरंतर सुख चाहिए, है ना? तो निरंतर सुखी होना ही उसका धर्म है और निरंतर सुखी होने के लिए जितनी भी क्रिया प्रक्रिया की जाए, वो सब धार्मिक आचरण है ना? निरंतर सुखी होने के लिए जो भी किया जा रहा है, चाहे वो व्यवस्था को समझना हो, संबंध को पहचानना हो, निर्वाह करना हो, तो सही मायने में वही धार्मिक आचरण है ना? और वही सामाजिक आचरण भी है। तो इस प्रकार से मानव के धर्म को अगर अपन देखते हैं, अभी तक के धार्मिक इतिहास को देखते हैं, उसकी समीक्षा करें और ये समझना कि मानव का निरंतर सुखी होना ही उसका धर्म है, तो वो सुख धर्मी है और सुख धर्मी होने के लिए अ, जिस तरह की स्वयं में व्यवस्था मतलब व्यवस्था को समझना, है ना? और उसके लिए जो भी हम आचरण करेंगे, वो धार्मिक आचरण है, सामाजिक आचरण है और इस प्रकार मानव समाधान को प्रस्तुत कर सकता है ना? मानव भी व्यापक में संपृक्त प्रकृति का एक अंश है, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है ना? जीवन जड़ इकाई है, अ, शरीर जड़ इकाई है, जीवन चैतन्य इकाई है। तो जीवन ज्ञान होना, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान होना, इस प्रकार से चीज़ों को अपन समझ सकते हैं, है ना?
मतलब ये भरोसा बहुत अच्छे से, चूंकि अभी मैं नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा समझ गई हूँ, पर ये विश्वास का बढ़ना है ना, कि मैं समझ सकती हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ये दर्शन अकेले में अपने आप को पूरा होने की बात नहीं कर रहा है ना। अकेले कोई पूरा नहीं होता है। हम परस्परता में संपूर्णता के साथ ही पूर्ण है। इसलिए प्रमाण प्रस्तुत होने में समय लग सकता है ना। लेकिन समझ सकते हैं, समझ के उसको परंपरा में अवतरित कर सकते हैं। तो हम जब भी पूरे होंगे तभी होंगे जब ये चीज परंपरा में आ जाएगी। हम अपने में अकेले में प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो सबसे सशक्त एक माध्यम है वो शिक्षा संस्कार है। क्योंकि अभी अपन 2 पार्ट में जितना भी देखे हैं कि मानव में समाधान का न होना ही संघर्ष और द्वंद इस ओर जाना है। तो बस अब अपने को समाधान की तरफ अपने आप को लगाना है, और उसके लिए शिक्षा संस्कार ही एक सशक्त माध्यम है। जब इसको हम शिक्षा संस्कार में अवतरित कर पाएंगे, है ना, जिसको अपन चेतना विकास मूल्य शिक्षा भी बोल रहे हैं, कि अगर हम बच्चों को 5वीं तक सही सही की शिक्षा दे पाएंगे, सही की शिक्षा दे पाएंगे, तो गलत की समीक्षा वो अपने आप कर लेंगे, है ना। उसके बाद आप सही गलत दोनों पढ़ाओ, वो गलत की समीक्षा कर लेंगे। अपने को उस मानसिकता को तैयार करना है। तब जाकर एक वातावरण बनेगा, एक परंपरा बनेगी, और उस परंपरा में हम भी अपने आप को प्रमाणित कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर अपन अपने परिवार के साथ जीने जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी परिवार भी एक नहीं है ना। सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, और हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में इतना वो रच बस गई है ना चीजें, है ना। व्यक्तिवादिता और ये सब इतना रच बस गया है कि अब आप उसको निकालने के लिए समय लगाओ ही मत। अब हमको अपना पूरा समय, मेरे को लगता है कि समाधान को स्थापित करने में लगाएंगे, तो बाकी चीजें धीरे धीरे सही होएगी। तो तीसरे अध्याय में समाधानात्मक भौतिकवाद को प्रस्तुत किया गया है, जो आगे अपन और भी इसको देखेंगे, है ना। एक छोटा सा मैं कोशिश की हूँ, वापस मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सार अभी तक कभी प्रस्तुत नहीं की थी। तो मैं न्याय तो नहीं कर पाई होंगी, मेरे को भी लग रहा है ये, पर बस इतना मैं अपनी बात को बोल के बात को यहीं पर रखती हूँ अभी, है ना। ठीक है ना। हाँ दीदी, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। न्याय नहीं, लेकिन हमारा बहुत समाधान तो हो गया। लेकिन आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है सुनते ही रहे। बहुत बढ़िया दीदी, कुछ भी सुने तो अच्छा ही लगता है। दर्शन की वही महिमा है। एकदम ठीक बात बहुत बढ़िया है ना। जी। हाँ जी। बढ़िया। अगर हाँ, कोई कुछ किसी को कोई पूछ प्रश्न है हाँ, तो किसी पूछ को कुछ सकते हैं। पूछना हो, कुछ कहना हो, है ना। और यदि कल के लिए आप लोग कुछ और भी अपना स्वरूप डिजाइन बताना चाहो, है ना, ताकि अपन आगे के 4-5 दिन एक मत होके चल पाए कि आप लोग को भी क्या स्वीकार हो रहा है, कि ऐसे चले कि बीच में रुके, प्रश्न उत्तर करें, है ना। नमस्ते अनीता। अरे वाह पूर्णिमा दीदी, नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब बढ़िया बढ़िया जी, काम बस आप करो। लोग का आशीर्वाद है दीदी। बिल्कुल है। हमेशा है। जी दीदी, कैसे हो आप? एकदम ठीक बढ़िया हो? है दीदी, सब बढ़िया। घर में सब बढ़िया? बच्चे लोग सब, बढ़िया? जी 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 जी। खुश रहो, प्रसन्न। दीदी ये ठीक है तरीका अपना सार रखने का। हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जी। बहुत ही बढ़िया। और बाकी तो मेरे को वापस वही लगता है कि एक बार हम बुक पढ़ के देखें। बाबा जी हम्म ने सारी बुक इतनी करुणा में लिखी है ना, हम्म कि जैसे हम्म एक माँ होती है ना,
कि अपने बच्चे को भोजन को इतना पाचक बना देती है कि वो बस ले और अंदर चला जाए और पच जाए। तो मेरे को सही है। लगता है कि इस दर्शन को ऐसा लिखा गया है कि अगर हम हम्म, पूरी बुक को पढ़ेंगे ना तो हमको लगेगा इससे सरल तो हो नहीं सकता, है ना? हम्म, तो बहुत बढ़िया। सरल ही लिखी गई है। मैं भी ऐसा सोचती थी पहले, मानती थी कि हाँ, बहुत कठिन है, और जब गुजरे इससे तो लगा कि अरे नहीं, बहुत सरल है। सही है। बढ़िया। चलो, नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत समझ आया, स्पष्टता बनी। थैंक यू सो मच। और आपको देखकर अच्छा लगा। मैं भी ना, जब मेरे को वैशाली जी बोली तो मैं, हालांकि अभी 2 साल के लिए सारी चीजों को अपने आप को वो करके थोड़ा परिवार व्यवस्था में समय देने का मन है, लेकिन जब अच्छा, दीदी का फोन आया तो मेरे को लगा नहीं, मतलब एक वो होता है ना कि अपने को भी सबसे मिलने का, मिलने का, सबसे, हाँ जी। हाँ, और इस बहाने मेरे को लगा कि मैं वापस एक बार समाधानात्मक भौतिकवाद के पठन का अवसर मिल रहा है, तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। सभी को नमस्ते। वैशाली नमस्ते। दीदी का भी धन्यवाद। जी थैंक यू जी। सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक मानव में बात। प्रमाणित होने की संभावना है और मानव तभी समझदार हो पाता है जब अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण अच्छे से समझ में आ जाए। और एकदम। ये आएगा कहाँ से? तो मानव से ही मानव के लिए शुभ होना नित्य सहज है। समाधान का तात्पर्य क्यों और कैसे, इस उत्तर के रूप में है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छे से स्पष्टता हुई और इसी के साथ आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। सभी का जी, धन्यवाद। जी। खूब खूब धन्यवाद, सभी को नमस्ते। कल फिर मिलते हैं हम, है ना? जी दीदी। जी। धन्यवाद। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते भैया जी। नमस्ते।